नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, यानी बिल्कुल हाल फिलहाल की है। जनपद है बदायूं, उत्तर प्रदेश का बदायूं जनपद, और थाना है फैजगंज बेहटा, देहात का थाना है ये। तारीख थी 30 सितंबर 2022, यानी अब से 5-6 दिन पहले की बात है। सवेरे सवेरे कोई 5-6 बजे कंट्रोल रूम से एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं फैजगंज बेहटा थाने के कनुआ खेड़ा गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में एक बुजुर्ग महिला की गला काटकर हत्या हो गई है, वो भी उसी के कमरे में, उसके घर के भीतर। खबर गंभीर थी। फौरन जो थानाध्यक्ष थे प्रदीप कुमार, वो पहुंचे। उसके बाद सर्किल ऑफिसर वहां के प्रवीण कुमार, पवन कुमार, वो पहुंचे। थोड़ी देर में एसपी ग्रामीण, एसपी रूरल सिद्धार्थ वर्मा भी पहुंच गए। सभी यूनिट्स को वहां पहुंचने के लिए कहा गया, जैसे फॉरेंसिक साइंस वाली जो फील्ड यूनिट होती है, डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच के लोग, और जो साइबर क्राइम या जो सर्विलांस का काम देखते हैं, उन सबको मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। डॉग स्क्वाड आया। वो घर से, उस कमरे से जहां महिला की हत्या हुई थी, वहां से निकला, सड़क पर पहुंचा। उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस ने ये इंटरप्रेट किया कि बाहर से कोई आया था, हत्या की, और फिर बाहर दूर सड़क तक चला गया। कोई सामान वहां पर लूटा नहीं गया, कोई कमरे में किसी तरह की और ऐसी बात नहीं हुई कि ढूंढा गया हो, चोरी किया गया हो, कुछ उठाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्पष्ट था कि आने वाला या अपराधी जो भी आया होगा, उसका उद्देश्य सिर्फ हत्या करना था। गांव के लोग इकट्ठा हुए। इंस्पेक्टर ने फौरन कहा कि ठीक है, हम इसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। घर वालों से कहा कि आप चलिए, इस घटना की एफआईआर थाने पर लिखवा दीजिए। प्राइमा फेसी जो वहां समझ में आया, शरीर पर धारदार हथियार के निशान कई जगह थे। सिर धड़ से ऑलमोस्ट अलग था। खून बुरी तरह से पूरे कमरे में फैला हुआ था। बात समझ में आ गई, जिस किसी ने मारा, रंजिशन मारा, सिर्फ हत्या करने के लिए यहां आया था। घर वालों ने बताया, जो भी घर में महिलाएं थीं, कि साहब, घर में हमारे बड़े जो हैं, वो सबसे बड़े लड़के हैं मृतका के, मुरादाबाद में नौकरी करते हैं। उनको खबर कर दी गई है, वो आ ही रहे होंगे, वही आएंगे, तब इसकी एफआईआर लिखाई जाएगी। पुलिस बातचीत कर ही रही थी, तभी उनका बड़ा लड़का सत्यवीर मुरादाबाद से आ गया। मां की लाश देखी, वो भी विचलित हुआ, परेशान हुआ। बहरहाल वो थाने पर, पुलिस उनको, जब बॉडी सील हो गई, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई, तो सत्यवीर थाने पर पहुंच गया और उसने वहां पर क्राइम नंबर 308 2022, धारा 302 आईपीसी में एक तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया। मुकदमे में उसने 3 लोगों को
शंका के आधार पर यानी बइस्तवा नामजद कर दिया। वो तीनों थे राम बहादुर, उनका बेटा अजय बाबू और राम बहादुर का भाई नेत्रपाल। जैसे ही नामजद किया, पुलिस ने पूछा भाई इनको क्या? बोले साहब इन्हीं से हमारी दुश्मनी है, बहुत पुरानी रंजिश है और इनके सिवा और कोई हो नहीं सकता जिसने मेरी मां की हत्या की हो। पुलिस को यह काम बड़ा आसान सा लगता है। अगर नामजद कर दिया, उठा लाएंगे, 2-4 गवाह मिल ही जाएंगे, वादी 2-1 गवाह दे ही देगा, पुलिस कहेगी कि भाई 4 गवाह ले आओ कि इन्हीं लोगों ने हत्या की है। वो 4 गवाह ट्यूटर करके ले आएंगे, इनको जेल भेज देंगे, चार्जशीट सबमिट कर देंगे, फिर अपना जाएं अदालत में, वहाँ जो एविडेंस इनके पास है, जो उनके पास है, वो देखें और क्या कर सकते हैं इसका भी पता करें। बहरहाल पुलिस फौरन तीनों को उठा लाई, राम बहादुर, उसके लड़के अजय बाबू और उसके भाई नेत्रपाल को। तीनों थाने पर आ गए, पूछताछ शुरू हुई। तीनों शुरू से ही कहते रहे कि साहब हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने सीडीआर भी निकलवाई। घटना का समय जो अनुमानित समय था, लगभग उस समय राम बहादुर का बेटा अजय बाबू वहां नहीं था। पुलिस ने यह भी कहा कि हाँ भाई बात तुम्हारी सही है, तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात ये बताओ कि तुम्हारा ही नाम या तुम्हारे परिवार का ही नाम क्यों लिखवाया सत्यवीर ने? राम बहादुर ने उसका कारण बताया। उसने बताया कि वर्ष 2017 में मेरी बेटी प्रवेश की हत्या राम बहादुर के 2 भाइयों ने आशनाई के चक्कर में कर दी थी। उसके 2 भाई किशन सिंह और अजीत सिंह, उन लोगों ने मेरी बेटी प्रवेश को मार दिया था। हमने मुकदमा लिखवाया। हम इसकी लगातार, पूरा परिवार हमारी पैरवी करता रहा, हम, मेरा भाई, मेरा लड़का। और अभी साल भर पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से ट्रायल के बाद उन दोनों को आजीवन कारावास हो गई और वो बरेली सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। बोले बस इतनी रंजिश है, लेकिन ये बताइए इस बुजुर्ग महिला को मार देने से हमारा क्या फायदा होगा? मेरी बेटी की हत्या हुई, हमने पैरवी की, उनको सजा मिल गई, वो आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, बाहर निकलेंगे नहीं। अब इसको मारने से क्या होने वाला है मेरा? मुझे किस तरह का कौन सा फायदा मिल जाता? मुकदमे में किसी फायदे नुकसान की बात हो नहीं है, मुकदमा है नहीं, क्योंकि मुकदमा डिसाइड हो चुका है। अब जिसको जाना होगा वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस हत्या से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, मेरा तो नुकसान ही होगा। बात पुलिस की समझ में आ गई। पुलिस ने भी अपने सब एंगल से देखा तो इस हत्या से वास्तव में राम बहादुर या उसके परिवार का कोई फायदा नहीं होने वाला था। तकनीकी तौर पे भी, रंजिशन भी, मुकदमेबाजी में भी, पहले लिखे हुए मुकदमे में भी, फैसला शुदा जो मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है उसमें भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था। कड़ाई से भी पूछताछ की गई, पुलिस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन अल्टीमेटली यही निष्कर्ष निकला कि इस हत्या से इन लोगों का कोई, क्योंकि हत्या के पीछे रीजन होना चाहिए। हमेशा हर हत्या के पीछे कोई न कोई रीजन जरूर होता है। मैं बराबर बताता हूं, जरजोरू जमीन या इस तरह की बात, कोई न कोई कारण निकल कर आ ही जाता है जब अच्छी तरह से विवेचना होती है। अब तक की विवेचना की जितनी फाइंडिंग थी वो इंस्पेक्टर और सीओ ने एसपी ग्रामीण और एसएसपी ओपी सिंह को बता दी। ओपी सिंह अब भी एसएसपी बदायूं ही हैं। उन्होंने पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा बात तो सही है, जो तुम्हारी पूछताछ में निकला है वो प्राइमा फेसी सही लगता है।
अब सवाल ये है कि वादी ने इन लोगों का नाम क्यों लिखवाया? वादी को इसमें क्या फायदा दिख रहा है? ऐसा करिए, वादी को बुलवाइए, उससे पूछताछ करिए, इत्मीनान से पूछताछ करिए, डिटेल पूछताछ करिए और उससे ये निकालने की कोशिश करिए कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा के, या अगर इन लोगों ने ये हत्या की है तो उन्हें क्या फायदा हो सकता है। सिर्फ इसके कि तुमने मेरी बेटी की हत्या की थी, हमने तुम्हारी मां की हत्या कर दी, ये भी कोई बराबरी वाली बात नहीं है। जिन्होंने हत्या की थी उनका कुछ नहीं कर सकते, वो जेल में हैं। फिर पुलिस ने बुलवाया सत्यवीर को। सत्यवीर से वही बातें पुलिस पूछने लगी कि क्या बात है, क्यों तुमने नाम लिखवाए, क्या रंजिश है। उसने रंजिश बताई। उसने कहा साहब, रंजिश यही है कि इन्होंने इस तरह से झूठा फंसाया, फलाना किया, ठिकाना किया, और फिर उसके बाद ट्रायल हुआ, इधर उधर के गवाह पेश कर दिए, पुलिस मिल गई थी जो आरोप लगा सकता है, पुलिस मिल गई थी, हमारे 2 भाइयों को सजा हो गई। तो वो हमको सबक सिखाने के लिए मेरी मां को इन लोगों ने मार दिया। पुलिस ने पूछा कि इसमें वो क्या सबक? सबक तो तब समझ में आता कि जिन लोगों ने इनकी बेटी की हत्या की है ये उनको मारते, तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन मां को मारने से क्या, वो भी 70 साल की बुजुर्ग महिला को मारने से इन्हें क्या मिलता? उसने कहा साहब, हम लोग अपनी मां को बहुत चाहते हैं, दोनों भाई जो जेल में हैं वो भी और हम भी, और ये बात सब लोग जानते हैं, हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि अगर मां के साथ कुछ होगा तो सबसे अधिक चोट हम लोगों को लगेगी। लंबी पूछताछ में पुलिस को अब झल्लाहट हो रही थी, क्योंकि बात कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रही थी। लिहाजा पुलिस ने वही जो करना चाहिए, हालांकि वादी के साथ श्रेणीबद्ध पूछताछ करने में पुलिस को थोड़ी सी हिचक होती है। कारण उसका ये कि भाई इसी ने मुकदमा लिखाया, इसी की मां मरी है, या जो भी पीड़ित परिवार है उसी से हम पूछताछ कर रहे हैं, और फिर लोग कहेंगे बताओ साहब, इसकी मां की हत्या हुई और पुलिस इसी की पिटाई कर रही है। बहरहाल जब सारे रास्ते बंद हो गए और पुलिस की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस हत्या से इस परिवार को क्या फायदा होगा, तो पुलिस इसी पर लग गई कि तुमने इनका नाम किस आधार पर लिखवाया। जब शुरू हुआ काम पुलिस का, श्रेणीबद्ध पूछताछ जब शुरू हुई, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सत्यवीर ने कहा कि साहब रुक जाइए, मैं सब बात बताता हूं। उसने बताना शुरू किया कि राम बहादुर की बेटी की 2017 में हत्या हो गई। राम बहादुर ने मेरे दोनों भाइयों किशन सिंह और अजीत सिंह को उसमें नामजद किया। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ट्रायल हुआ, लड़की की हत्या थी, स्पीडी ट्रायल हुआ, दोनों को सजा हो गई। दोनों बरेली सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। मैं अपने भाइयों से मिलाई करने, यानी जेल में जो आप मुलाकात करते हैं, हालचाल लेने जाते हैं, उसका समय भी होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी निश्चित होती है जेल मैनुअल के हिसाब से। तो जब हम मिलाई करने जाते हैं तो हमारे दोनों भाई यही कहते हैं कि तुमने पैरवी ठीक से नहीं की, अब भी ठीक से पैरवी करो, किसी तरह हम लोगों को बाहर निकालो। 5 साल से हम जेल के भीतर हैं और तुम बाहर हो, तुम मौज कर रहे हो, इस तरह की बातें वो दोनों सुनाते हैं। दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और यही कहते हैं कि आप बड़े हैं, आप कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलवाइए। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक प्लान आया कि कैसे अपने भाइयों को जेल से छुड़वाऊं। प्लान मैंने ये बनाया कि मेरी मां
बहुत बूढ़ी और बुजुर्ग हो गई है। उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं उसको मार दूं और इन लोगों को जिन्होंने मुकदमा लिखा के ट्रायल करा के मेरे भाइयों को जेल भेज दिया है, इनको उसमें नामजद कर दूं, पुलिस इनको उठा ले जाएगी, बंद कर देगी, तो ये भी निकलने के लिए छटपटाएंगे। फिर इनको टॉकिंग टेबल पर लाया जा सकता है कि तुम हमारी ये मदद करो, हम तुम्हें बाहर निकालने में तुम्हारे घर वालों को हम मदद करेंगे। मेरे दिमाग में यही आइडिया आया और इस आइडिया को फलीभूत करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 29 सितंबर की रात करीब 10 बजे मैं मुरादाबाद से चुपचाप अपने घर के लिए आ गया। घर के बाहर बनी हुई जो कोठरी जिसमें अनाज रखा जाता है, कभी कभी लोग सोते भी हैं, मैं उसी में चुपचाप पड़ा रहा कि मेरे यहां होने का पता किसी को न लगे। इंतजार करता रहा। सुबह लगभग 4 बजे मैंने अपनी माँ के जिस कमरे में माँ सोती है उसकी कुंडी को खटखटाया। मुझे पता था कि वो 4 बजे के आसपास उठ जाती है। उसके बाद वो जाती है, थोड़ा सा चहलकदमी करती है, साफ सफाई करती है घर की बाहर की हिस्से में। तो उसके बाहर निकलने के पहले जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है उसने, माँ ने भीतर से। मैंने ये बताया कि मैं सत्यवीर हूं। उसने फौरन दरवाजे की कुंडी खोल दी और मुझसे यही पूछा, इतनी रात कहां थे? बहुत देर में आए। लेकिन मेरे दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। खेती की तमाम औजार वहीं रखे थे, कुल्हाड़ी, बांका, सब्बल, खुरपी। मैंने बांका उठाया, पहले मां के सिर पर वार करने की कोशिश की, वो मुझसे चिपट गई। मैंने उसको धकेल दिया और फिर जब वो गिर पड़ी तो उसके शरीर पर दसियों बार बांके से हमला किया। मुझे ये लगा कि कहीं जिंदा न बच जाए। फिर उसके बाद उसकी गर्दन काट दी। जब मैंने देख लिया कि उसकी मौत हो गई है तो घटना को अंजाम देने के बाद मैं चंदौसी होकर अपने कमरे मुरादाबाद में चला गया। पुलिस ने कहा तुम्हारी लोकेशन यहाँ की नहीं आई, सीडीआर तुम्हारी निकलवा ली हम लोगों ने। जैसे ही शंका हुई कि तुमने क्यों इन लोगों को लिखवाया है, उसने बताया साहब मैंने जब प्लान बनाया तो फुल प्रूफ प्लान बनाया था। अपने कमरे की लास्ट लोकेशन के बाद शाम को 8 बजे मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। उसके बाद 10 बजे वहाँ से निकला था और जब मैं सुबह 9:30-10 बजे पहुँच गया, उसके बाद ही मैंने मोबाइल स्विच ऑन किया। उससे पूछा गया कि फिर तुमको कैसे खबर मिली, कैसे खबर दी गई जब तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था? तो उसने कहा मेरे पड़ोसी का नंबर भी मेरे घर वालों के पास है। कभी कभी हम जहां काम करने जाते हैं वहां सिग्नल की कमी होती है, बात नहीं हो पाती। इसी तरह आज भी, उस दिन भी, घटना के दिन भी हुआ। 30 सितंबर 2022 को मेरे पड़ोसी से कहा गया, उसने आके मुझे बताया कि फ़ोन आ रहा है, तुम अपना फ़ोन स्विच ऑन कर लो। मैंने उसके ही फ़ोन से बात की। वहां से कहा गया कि किसी ने माता जी की हत्या कर दी। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूं। मैं जब भाग के वहां पहुंचा तो पुलिस आ चुकी थी। लाश का पंचायतनामा हो चुका था। लाश को सील बंद करने की कार्रवाई चल रही थी। पुलिस ने वो बांका जो जाते समय उसने उनके घर से थोड़ा दूर पर एक
गांव की जो नाली होती है उसमें फेंक दिया था, वो बांका बरामद कर लिया। पुलिस ने वो कपड़े भी बरामद, वो अपने साथ बैग ले गया था जिसमें नए कपड़े, ताकि कपड़ा बदल के निकलने में लोगों को शक नहीं होगा कि ये कौन आदमी, क्योंकि जो वही कपड़ा पहन के घर जाएं, वही कपड़ा पहन के बाहर आएं, तो गांव के लोग पहचान लेते हैं कपड़े से। मेरा अंदाजा था कि अंधेरे में जाऊंगा, खून लग गया बहुत ज़्यादा उसमें, उसको दूसरे वाले कमरे में आके उतार के बैग में रख लिया, और बैग से नई पैंट शर्ट, मतलब दूसरी पैंट शर्ट पहन के मैं सीधा चंदौसी होता हुआ मुरादाबाद अपने कमरे में पहुंच गया। पुलिस ने उसी दिन यानी 3 तारीख को, अभी 3 नवंबर को, ये बात मैं सितंबर बता रहा हूँ, अक्टूबर की है, 30 अक्टूबर की, 30/10/22 की, शायद कहीं मैंने सितंबर बता दिया है। सारी घटना 30 अक्टूबर की, नवंबर चल रहा है ये, तो 3 नवंबर को पुलिस ने ये सब बरामदगी करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना कितना अजीब लगता है कि बेटे ने अपने अपराधी भाइयों को जेल से छुड़ाने के लिए अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। ये सोचा कि मां को जितना जीना था वो जी चुकी, अब उसकी कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बैठकर खा ही तो रही है, उसको मार देंगे तो हमारे 2 भाई जो जेल में हैं हम उन्हें छुड़ा लेंगे। अब आप सोचिए कि जब पहला बार मां पे सत्यवीर ने किया होगा बांके से, तो आप यकीन करिए मां ने कोई विरोध नहीं किया होगा, कतई नहीं चिल्लाई होगी, बस वो बेटे से लिपट गई होगी। उसने तब भी यही सोचा होगा कि जैसे पहले जब ये महीने 2 महीने 4 महीने का था, लात मार दिया करता था, दूध पीते समय दांत काट लिया करता था, ये उसी तरह की कोई हरकत कर रहा है। अगर चोट लगेगी तो इलाज भी यही करेगा। जब तक उसकी जान नहीं निकल गई होगी मां की, तब तक वो सत्यवीर की सलामती की दुआ ही कर रही होगी। यही लग रहा होगा कि किसी बात से गुस्सा है, ऊपर वाला करे इसका गुस्सा शांत हो जाए और ये ठीक हो जाए, लेकिन बेटे का दिल कतई नहीं पसीजा। उसने मरने के बाद भी उसका गला काट दिया। मां के लिए 2 लाइनें लिखी गई हैं, मुझे कहीं मिली हैं, अच्छी लगती हैं कि मां को कैसे परिभाषित किया गया 2 लाइनों में, कि हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। मां के लिए लिखा है कि हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वो एक अभिलाषा है, बस यही मां की परिभाषा है। सत्यवीर ने अक्षम्य अपराध किया है, बेकसूर मां को मार के, अपनी मां को मार के, अपनी जननी को मार के। कुपुत्र ही है, माता कभी को माता नहीं हो सकती। ये अक्षम्य अपराध उसने किया है। अदालतें हो सकता है कानूनी दांव पेच में इस पूरे प्रकरण को उलझा दें, लेकिन यकीन करिए ऊपर वाला सत्यवीर को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।